दिरान कॉलोनी म्युनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2 से। प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजुम का स्कॉलरशिप मजमून उर्दू का मुताला करेंगे। बच्चों, उससे पहले आपको इम्तिहान की नौइयत जान लेना बहुत ज़रूरी है। स्कॉलरशिप में आपको 2 पर्चे होते हैं। पहला पर्चा उर्दू ज़बान अव्वल और रियाजी पर मुश्तमिल होता है और दूसरा है अंग्रेज़ी और ज़हनी आज़माइश पर। उर्दू के लिए आपको 25 सवालात आते हैं एग्ज़ाम में, और जिसके लिए आपको 50 नंबर होते हैं, यानी एक सवाल 2 नंबर के लिए। और रियाजी के 50 सवाल आते हैं 100 नंबरात के लिए, और इन्हें हल करने के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट मिलता है। इसी तरह से दूसरे पेपर में ज़बान सुवम यानी अंग्रेज़ी के भी 25 सवालात पूछे जाते हैं और 50 नंबर होते हैं उसके लिए, और ज़हनी आज़माइश के 50 सवालात होते हैं और इसके लिए 100 नंबर होते हैं, यानी हर एक सवाल के लिए 2 नंबर। और सिर्फ इसके लिए भी। तो ये तो ही इम्तिहान की नौइयत। बच्चों, आज हम जमात पंजुम स्कॉलरशिप में पढ़कर तख़य्युल और तसव्वुर वाज़े करना, ये उन्वान देखेंगे। इस उन्वान के ज़ैली उन्वान देखिए बच्चों, इसके अंदर आपको इक़्तिबास पर मबनी सवाल पूछे जाते हैं। एक इबारत पूछी जाती है और उस इबारत पे आपको 3 सवालात दिए जाते हैं। उस सवालात को हल करना होता है। नज़्म पूछी जाती है जिस पर मबनी सवाल पूछे जाते हैं, और एक इश्तिहारात जिसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं वो पूछा जाता है, जिस पर मबनी 3 सवालात होते हैं। इन तीनों में से कोई 2 नज़म या इक़्तिबास पूछा जाएगा, या इश्तिहारात या नज़म पूछी जाएगी। इन तीनों में से कोई 2 सवालात आपके लिए आएंगे कुल 6 नंबरात के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आप आज का सबक अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, तो आपका स्कॉलरशिप में 6 नंबर की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं। बच्चों, उसमें पहला ज़ैली जुज़ है इक़्तिबास और उस पर मबनी सवालात। देखिए, इसे हल करने से पहले हमें कुछ बातों को गौर से समझना चाहिए। मतलब एक इबारत दी रहेगी, आपको दी जाएगी, उसको आपको पहले से गौर से पढ़ना है। उसके बाद उसमें पूछा क्या जा रहा है उस मजमून को समझना है। उसके अंदर जो बारीक बारीक अल्फाज मैंने आएंगे उसको हमको उसके माने समझना है, और इक़्तिबास पूरी पढ़ने के बाद हमें नीचे दिए गए सवालात को गौर से पढ़ना रहेगा, और उन सवालात को समझकर फिर आपको 4 मुतबादिल दिए जाएंगे, जिसमें से एक मुतबादिल सही होगा, वो आपको तय करना है और स्कॉलरशिप पेपर में टिक करना है। चलें, आइए उसकी एक मिसाल देखते हैं, उसके बाद हम उसे हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दर्ज-ए-ज़ैल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इस पर मबनी सवालात के जवाबात का इंतखाब कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक इबारत दी गई है, एक पैराग्राफ दिया गया है। उस पैराग्राफ को मैं गौर से पढ़ता हूँ, उसके नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं और उसके 4 मुतबादिल पूछे गए हैं, जिसमें से कोई एक मुतबादिल सही है। तो देखिए, हम इसे समझते हैं पहले, और इसके बाद हम एक दूसरे मिसाल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे कुछ सवालात दिए जाएंगे, उन सवालात को हमें हल करना है। गांधी जी बहुत सफाई पसंद थे। वो खुद भी साफ सुथरे रहते और अपने लिबास को भी साफ सुथरा रखते थे। उन्हें गंदे और शिकन पड़े हुए कपड़े पहनना सख्त नापसंद था। बच्चों, उन्हें गंदे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। शिकन पड़े जिस पे दाग लगे हुए। वो जब छोटे थे तो अपनी मलमल की धोती को साफ धोने में दूसरे बच्चों से बाजी ले जाते थे। बाजी ले जाते थे मतलब दूसरे बच्चों से वो अपने धोती को में जीत जाते थे। मतलब वो अपनी धोती को अच्छे से साफ कर लेते थे दूसरों के बजाय। खुद कुएं से पानी लाते और धोती को खूब रगड़ रगड़ कर धोते। उन्हें सारी जिंदगी अपने लिबास को साफ सुथरा रखने का बड़ा ख्याल रहा। वो बैरिस्टर बनने के बाद जुनूबी अफ्रीका गए। देखिए, बैरिस्टर कहते हैं वकील।
वो बनने के बाद कहाँ गए? अफ्रीका गए और वहां मुकामात की पैरवी के सिलसिले में अदालत जाते वक्त वो यूरोपी लिबास पहना करते थे। अब बच्चों मुकदमात की पैरवी आपने देखा होगा, वो वकील लोग कोर्ट के अंदर केस लड़ते हैं ना, उसकी पैरवी के सिलसिले में वो अदालत में जाना पड़ता है उसके लिए, और वो यूरोपी लिबास पहना करते थे। यूरोपी लिबास यानी कोट पैंट। आपने देखा होगा वकील लोगों का। तो देखिए बच्चों, ये एक इबारत दी गई है, हमें हमें इसे गौर से पढ़ना होगा और उसको समझना होगा। देखिए हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर, और उसी के ऊपर कुछ मबनी सवालात दिए गए हैं। हम ये सिर्फ मिसाल के तौर पर देख रहे हैं, इसके बाद आपको हल करने के लिए एक इबारत दी जाएगी। अब देखिए पहला सवाल इस पर मबनी है, गांधी जी का लिबास कैसा था? अब देखिए नीचे ऑप्शन है प्यारे बच्चों, साफ सुथरा पहला ऑप्शन था, दूसरा है साफ, तीसरा है सफाई पसंद, और चौथा है सुथरा। तो देखिए इस इक्तबास के अंदर हमने ऊपर पढ़ा था, देखिए यहाँ पर वो खुद भी साफ सुथरे रहते थे और अपने लिबास को भी साफ सुथरा रखते थे। तो इसका जवाब क्या आएगा? साफ सुथरा। अब देखिए सही मुतबादिल कौन सा हुआ? पहला हुआ। तो इसी तरह से इधर नीचे देखिए आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इस तरह से आपको ये देखिए बच्चों, पहला ऑप्शन हुआ साफ सुथरा, सही है। तो आपको एक जवाब शीट दी जाएगी एग्जाम में। उस जवाब शीट के अंदर इस तरह से राउंड दिए रहेंगे। इधर देखिए ये, हाँ, इसमें से आपको पहला ऑप्शन चुनना रहेगा और उसको पूरा गोल राउंड को फिल करना होगा। याद रहे कि वो जो राउंड के बाहर आपका पेन ना जाए, बल्कि बस जितना दायरा है उतने दायरे को आपको टिक करना होगा। चलिए अब दूसरी मिसाल के लिए हम समझते हैं। देखिए इक्तबास में यानी पिछली इबारत में बाजी ले जाना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? देखिए बाजी ले जाना एक मुहावरा है। हमने पीछे देखा ना कि गांधी जी दूसरे बच्चों से बाजी ले जाते थे। हमने देखा ना बच्चों, देखिए यहाँ पर गांधी जी दूसरे बच्चों से अपनी बाजी ले जाते, यानी एक मुहावरा है। बाजी ले जाना यानी क्या? देखिए ऑप्शन दिए गए, बाजीगर हो जाना, आगे बढ़ जाना, बाजी तीसरा नंबर है, बाज आ जाना और पीछे रह जाना। तो बच्चों इस इक्तबास में बाजी ले जाने के मायने हैं आगे बढ़ जाना। तो कौन सा मुतबादिल सही रहेगा? दूसरा, यानी आगे बढ़ जाना। जी, आगे बढ़ जाना। तो ये देखिए आपको इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे जवाब शीट में, जवाब पर्चे में आपको वो राउंड को फिल करना रहेगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा सवाल बच्चों, गांधी जी कोट पैंट कब पहना करते थे? देखिए अभी हमने कुछ देर पहले इक्तबास में समझा यूरोपीय लिबास पहना करते थे। वो कब पहना करते थे? देखिए उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, बैरिस्टर बनने के बाद पहला, दूसरा है अफ्रीका में, तीसरा है किसी तकरीब में जाने के लिए, या चौथा है जुनूबी अफ्रीका में मुकदमे की पैरवी के वक्त। तो इसकी वजह इस तरह है बच्चों कि जुनूबी अफ्रीका में गांधी जी अदालत जाते वक्त यूरोपी लिबास यानी कोट पैंट पहना करते थे। यानी कौन सा ऑप्शन सही आएगा फिर यहाँ पर? चौथा ऑप्शन सही आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्जाम में एक इबारत दी जाएगी जिसके ऊपर आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप इन 3 सवाल सही से हल करते हैं तो आपको कुल मिलाकर इसके 6 नंबर की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चलिए आगे। अब आपको देखिए, ये तो हमने एक मिसाल के जरिए समझा, अब हम इसे हल करते हैं। अब देखिए गौर से इस इक्तबास को देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए मैं पहले इबारत पढ़ लेता हूं, उसके बाद हम सवाल जवाब हल करेंगे इसकी। ठीक है, चलें। आज से कई 100 साल पहले मोहम्मद हाजी आप ही की तरह बच्चे थे। उनके वालिद साबु सिद्दीक शक्कर के बहुत बड़े ताजिर थे। ये वो जमाना था जब हमारे मुल्क में शक्कर के कारखाने नहीं थे। मॉरिशस से शक्कर दरामद की जाती थी। उनका कारोबार लाखों में नहीं करोड़ों में था। दौलत की फरावनी थी। देखिए प्यारे बच्चों, उस जमाने में हमारे वहाँ शक्कर के कारखाने नहीं हुआ करते थे हमारे मुल्क में, इसलिए मॉरिशस से शक्कर लाई जाती थी इंडिया, और उनका कारोबार बहुत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में था मोहम्मद हाजी का। हमने ये हमारे सिलेबस में भी पढ़ चुके हैं बच्चों।
और करोड़ों में था, इसलिए दौलत की फरावानी थी। देखिए, दौलत की फरावानी होना यानी ज्यादती होना, यानी दौलत की कसरत होना, यानी उनके पास बहुत दौलत थी। और उनका घराना दीनदार था, उनमें दर्दमंदी और लोगों की मदद करने का भी जज्बा था। वो हमेशा लोगों के, खास तौर पर मुसलमानों के मसाइल जैसे गरीबी, मुफलिसी, बेकारी और तालीमी पसमानदगी के बारे में गौर व फिक्र किया करते। वो सोचते थे कि मुसलमान नौजवान तालीम के साथ साथ कोई हुनर भी जरूर सीखे ताकि माशरे में बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। और जरूरतमंदों की मदद का जज्बा मोहम्मद हाजी को अपने वालिद से मिला था। देखिए, ये सब चीजें किससे सीखे उन्होंने? अपने वालिद से सीखे थे। तो प्यारे बच्चों, देखिए हमने इक्तिबास पढ़ा। अब इसी के ऊपर मबनी हमें 3 सवालात दिए गए हैं, अब उन्हें हल करना है। तो तैयार है आप सब लोग? यस सर। देखिए, अब मैं पहला सवाल पढ़ रहा हूं, आपको उसका सही ऑप्शन आपको बताना होगा। देखिए, इस इक्तिबास में दौलत की फरावानी से क्या मुराद है? अब देखो, ये जो ऊपर इक्तिबास दे रहा है, जी हाँ। अब देखिए, पहला ऑप्शन से दौलत आना, दूसरा है दौलत जल्दी मिलना, दौलत की कमी होना, या दौलत की ज्यादती होना, या कसरत होना। तो क्या सही जवाब आएगा इसका? नंबर 4। नंबर 4, यस। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आपको इस तरह से टिक नहीं लगाना होगा। आपको स्कॉलरशिप के लिए एक जवाब या पर्चा दिया जाएगा जिसके लिए 4 ऑप्शन होंगे और आपको उस गोल दायरे को फिल करना होगा। समझ गए आप लोग? yes. जी हाँ, हम यहाँ सिर्फ मिसाल के तौर पर समझ रहे हैं। इंशाल्लाह फिर कभी अगले पीरियड में हम जवाब या पर्चे के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ओके। हाँ, अब देखिए दूसरा सवाल। आजादी से कबल यानी आजादी से पहले की बात, शक्कर दूसरे मुल्क से क्यों मंगवाई जाती थी? क्यों मंगवाई जाती थी? देखिए, पहला ऑप्शन सुन लीजिए पहले। हमें शक्कर बनाना नहीं आता था। नंबर 2, गन्ना पैदा नहीं होता था हमारे इंडिया में। नंबर 3, उस वक्त का तरीका यही था कि बाहर से मंगाई जाती थी। या चौथा ऑप्शन है, हमारे मुल्क में शक्कर के कारखाने नहीं थे। तो क्या आएगा जवाब बच्चों? हमारे मुल्क में शक्कर के कारखाने, यानी ऑप्शन नंबर 4, यस, वेरी गुड। अब देखिए तीसरा सवाल बच्चों। बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए मुस्लिम नौजवानों को क्या करना चाहिए? अब देखिए, हमने इक्तिबास में गौर से पढ़ा, उसे समझने की कोशिश की। अब देखिए, हम इस सवाल का जवाब इक्तिबास में ढूंढेंगे। देखिए इक्तिबास में है ना, ये देखिए यहाँ पर, वो सोचते थे कि मुसलमान नौजवान तालीम के साथ साथ कोई हुनर भी जरूर सीखे। तो देखिए, पहला ऑप्शन है तालीम हासिल करना चाहिए, दूसरा है काम करना चाहिए, तीसरा है तालीम के साथ साथ हुनर सीखना चाहिए, और चौथा है कारोबार करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तीसरा, तालीम के साथ साथ हुनर सीखना चाहिए। यस, वेरी गुड। तो बच्चों, आपको जब आप इक्तिबास पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिकली सवाल के जवाब दे पाएंगे। अगर नहीं दे पा रहे हो या आपके जहन में नहीं है, तो आप फिर से इक्तिबास को पढ़ सकते हैं। यानी जो ऊपर जो इबारत दी जाएगी आप उससे दोबारा से पढ़िए। अगर किसी सवाल का जवाब हमें नहीं आ रहा है, फर्ज कीजिए नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऊपर, तो आपको इक्तिबास उसीलिए दिया गया है कि आप इक्तिबास पढ़िए। समझ गए आप लोग? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हमने क्या हल किया है यहाँ पर? इख्तिबास पर मबनी सवाल के जवाबात हल किए हमने, है ना। इसी तरह से आपको स्कॉलरशिप के पेपर में नज़म पर मबनी भी सवाल पूछे जाते हैं। एक छोटी सी नज़म दी जाती है और उस पर आपको 3 सवाल दिए जाते हैं, उसे भी बिल्कुल इसी तरह से हल करना है। तो चलें हम देखते हैं, एक मिसाल हल करते हैं पहले, और उसके बाद एक मिसाल के जरिए समझते हैं, और उसके बाद उसे एक दूसरी मिसाल के जरिए हल करते हैं। चलिए, अब देखिए उसके ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह से है। आपको क्या क्या करना होगा? हम नज़म और उस पर अपनी सवालात देख लेते हैं ना। अब आपको सबसे पहले नज़म को गौर से पढ़ना रहेगा। उसके बाद नज़म के अंदर किस बारे में नज़म है, उसका मतलब क्या है, हमें समझना होगा। और जो सवालात दिए रहेंगे उसको गौर से पढ़ेंगे और
उन सवालात के जो 4 ऑप्शंस नीचे दिए जाएंगे आपको, उन चारों ऑप्शन को भी पढ़ना है और समझना है और फिर जांचना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। ठीक है बच्चों, चलिए। हाँ, अब देखिए एक नज़म दी गई है यहाँ पर। अब देखिए मैं नज़म पढ़ता हूँ, आप गौर से देखिए इस नज़म को और इसको समझना रहेगा हमको। देखिए, जो चाहते हैं कि तुम बावकार बनकर रहो तो जिंदगी किफायत शार बन के रहो, है ना। यानी बावकार यानी इज्जत से रहना अगर आप चाहते हो कि एकदम वक़ार के साथ रहो, बहादुर अपनी इज्जत के साथ रहो, है ना, तो तुमको जिंदगी में किफायत शार बनकर रहना पड़ेगा। किफायत शार बनकर यानी एकदम ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, यानी जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करना पड़ेगा, हद से ज्यादा आपको खर्च नहीं करना होगा। दिया है रब ने तो बेशक तुम इसे खर्च करो, मगर बकदर जरूरत हो, बेहिसाब ना हो। देखिए, अल्लाह ने हमको दिया है तो हमें इसे जरूर खर्च करना चाहिए, लेकिन जरूरत के मुताबिक ही, और बेहिसाब हद से ज्यादा उसे खर्च नहीं करना चाहिए। हर एक शय को बरतने का एक तरीका है, इसी तरह से किफायत भी एक सलीका है। जहां से तंग हो चादर वहीं समट जाओ, बहुत ज्यादा ना तुम अपने पैर फैलाओ, है ना। यानी जितना दिया है उसके ऊपर ही खिनात कर लेने का, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ने का। बोलते नहीं क्या कि जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाना चाहिए। हाँ, वो चाहे तेल हो, बिजली हो, चाहे पानी हो, ना कोई चीज हो जाया समझ के सर्फ करो। यानी चाहे तेल हो या बिजली हो या पानी हो, कोई भी चीज जाया नहीं होती है ना, उसको एकदम जाया समझ के बेजा सर्फ ना करो। सर्फ करना है ना, यानी खर्च नहीं करना चाहिए उसको, यानी जितनी जरूरत हो उतना ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। खुदा ने साफ कहा है बीच कुरान के, यानी अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है क्या कि फजूल खर्च जो है भाई वो शैतान के, यानी जो फजूल खर्च करता है वो शैतान के भाई कहा गया है। जो शाह खर्च थे दुनिया में वो जलील हुए, जो जानते थे किफायत वो खुद कफील हुए। यानी दुनिया में जो फजूल खर्ची करते थे वो क्या हो गए, जलील हुए, और जो जानते थे किफायत वो खुद कफील हुए। खुद कफील यानी वो खुद पर मबनी रहे, किसी और पे मबनी ना रहे। तो प्यारे बच्चों, इसका एक हमें सबसे पहले देखिए, ये तो एक मिसाल के तौर पर मैंने आपको समझाया हूँ। आपको नज़म दी जाएगी, आपको उसके नज़म को समझना होगा, उसके अल्फाज मानों को समझना होगा, नज़म किस बारे में कही जा रही है वो समझना होगा, और उसके बाद आपको नीचे सवालों को हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर मबनी जो 3 सवालात हैं वो देख लेते हैं। देखिए, पैर फैलाना, इस मुहावरे का मतलब क्या है। देखिए, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन से पैर फैलाना यानी पैर फैलाकर बैठना, दूसरा है पैरों पर खड़ा रहना, तीसरा है अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करना, या चादर से पैर बाहर ना निकालना। ऑप्शन नंबर 3। जी ऑप्शन नंबर 3। इस नज़म में पैर फैलाने से क्या मुराद है बच्चों, कि आमदनी से ज्यादा खर्च नहीं करना, यानी जितना तुम कमाते हो उससे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सही मुतबादिल कौन सा रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। और प्यारे बच्चों, ये चीज गौर से देखिएगा, आपको इम्तिहान में इस तरह से टिक करना होगा। क्या आप देख पा रहे हैं ये देखिए, ऑप्शन नंबर 3 इस तरह से ब्लैक किया हुआ है ना, इस तरह से उस राउंड को फिल करना होगा। अब देखिए दूसरा सवाल बच्चों, इसी नज़म पर मबनी है। अगर जरूरतें ज्यादा हो और हमारे पास पैसे कम हो तो हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, देखिए पहला ऑप्शन है ज्यादा पैसे कमाना चाहिए या जरूरत कम कर देना चाहिए, या तीसरा ऑप्शन है जरूरतें देखना चाहिए, या चौथा है दूसरों के पास से कर्ज लेना चाहिए। तो बच्चों, जरूरतें कम करना चाहिए। यस, अल्लाह ने हमें जितना दिया गया है उसमें क्या कहा था ना कि भाई जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाने चाहिए, यानी हमको क्या करना चाहिए, फिर हमारी जरूरतें कम करनी चाहिए। तो सही मुतबादिल कौन सा होगा, दूसरा, हमें हमारी जरूरतें कम करनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, यहाँ पर दूसरा दायरा फिल किया हुआ है ना। बिल्कुल इसी तरह से आपको जवाब पर्चे में भी हल करना होगा। अब देखिए तीसरा सवाल,
फजूल खर्ची करने वालों को कुरान ने क्या कहा है? देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है? कुरान में पहला है फजूली कहा है, या दूसरा जलील कहा, तीसरा किफायतशार कहा, या चौथा शैतान का भाई कहा? बताइए प्यारे बच्चों। भाई। जी हाँ, इस नज़म में बताया गया है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। तो सही मुतबादिल कौन सा रहा? कौन सा ऑप्शन सही रहा? चौथा। क्या आप समझ गए इस नज़म को? अब चलिए अब हम एक नज़म देखते हैं और उसको हल करते हैं। देखिए बहुत प्यारी नज़म है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने लिखी हुई नज़म है ये। दुआ है ना, खुदा से दुआ कर रहे हैं। आप सब जानते हैं इस नज़म को। अब इस नज़म के ऊपर हम 3 सवाल हल करेंगे। देखिए नज़म में पढ़ता हूं, आप गौर से सुनिएगा। लगती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। तो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पर चलाना मुझको। प्यारे बच्चों, ये नज़म डॉक्टर इकबाल ने लिखी है और इस नज़म में वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि या अल्लाह मेरी जिंदगी शमा की सूरत हो, है ना, एकदम रोशनी की मानिंद हो जाए, है ना, मेरे दम से दुनिया का जो अंधेरा है वो दूर हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, और मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत रहे, है ना। जीनत है ना इज्जत मेरे वतन की, है ना। हमारे वो चाहते हैं कि मैं हमारे मुल्क की मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे मुल्क का नाम रोशन हो, है ना। और मैं किस तरह से, जिस तरह से फूल, अब देखिए चमन के अंदर, बाग के अंदर फूल खिलता है तो कितना खूबसूरत नजर आता है, उसकी जीनत बढ़ जाती है ना। उसी तरह से इस नज़म में इन्होंने दुआ की है कि अल्लाह मेरा ऐसा काम हो कि मैं गरीबों की हिमायत करूं, है ना, उनकी मदद करूं, और दर्दमंदों से और ज़ईफ़ों से मोहब्बत करूं, ज़ईफ़ों से यानी जो बूढ़े हो चुके हैं उनसे, और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे बुराई से बचा, हाँ, मुझको जो नेक राह है, जो सच्चाई वाला रास्ता है और नेकी की तरफ मुझे चला, उस रास्ते पर मुझको चला। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपको भी एक इम्तिहान में एक नज़म दी जाएगी, उसको आपको समझना है, उसके मतलब समझना है, और उसके ऊपर आपको जो 3 सवालात दिए जाएंगे उन सवालात को हल करना होगा। तो चलिए सवालात की तरफ चलते हैं। चलिए अब बताइए कि इस नज़म में शायर ने चमन की जीनत किसे कहा है? अब पहला ऑप्शन है वतन को कहा, दूसरा है फूल को कहा, तीसरा बच्चे को कहा, या बाग को कहा? बताइए। वतन को। हाँ, वेरी गुड। किसे कहा? वतन को। यस, वतन को कहा, वेरी गुड। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल देखिए, इस नज़म में इल्म की शम्मा से क्या मुराद है? इल्म का चिराग, इल्म की बात, क्या इल्म का शौक, या आलिम? जी हाँ, इल्म का शौक, इल्म का शौक आएगा प्यारे बच्चों, है ना। इल्म की शम्मा यानी इल्म का शौक होना चाहिए। इन्हें दुआ कर रहे थे ना अल्लामा इकबाल कि अल्लाह मुझ में इल्म का शौक पैदा हो जाए। अब तीसरा सवाल देखें, इस नज़म में बच्चा आखिर में क्या दुआ मांग रहा है? अब देखिए आखिर में क्या दुआ मांगा था। अब मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं, आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है अल्लाह से बुराई से बचाए और नेक राह पे चलाए, पहला। दूसरा है अल्लाह उसे बुराई से बचाए, तीसरा है अल्लाह उसे नेक राह पर चलाए, और सबसे लास्ट चौथा, अल्लाह उसे सीधे रास्ते पर चलाए। तो बताएं बच्चों कौन सा ऑप्शन सही? नंबर 4। यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4, अल्लाह उसे सीधे रास्ते पर चलाए, है ना। नेक जो राह है, सीधी राह है, सीधी राह पे चलने के लिए वो दुआ कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से देखिए हमने पढ़ा
पहले हमने इक्तिबास पढ़ा, उसके बाद हमने नज़म पर मबनी सवालात पढ़े। अब चलिए अब हम चलते हैं इश्तिहारात की तरफ। इश्तिहारात, अब आपको बता दूं, इश्तिहारात कहते हैं एडवर्टाइज को। आपने पेपर में देखा, आप पेपर में देखते होंगे ना एडवर्टाइज कि यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स है या कोई एक ड्रामा हो रहा है या कोई एक खेल का मुकाबला है, तो एडवर्टाइज आती है ना पेपर के अंदर। बिल्कुल उसी तरह से आपको एग्जाम के अंदर एक एडवर्टाइज पूछी जाएगी, एक इश्तिहारात दिया जाएगा, उसको आपको गौर से देखना रहेगा और उसके ऊपर मबनी कुछ सवालात पूछे जाएंगे, बिल्कुल इक्तिबास की तरह और नज़्म की तरह। तो उसके पहले हमको क्या गौर से देखना चाहिए कि सबसे पहले हम उसको गौर से पढ़ना चाहिए कि वो किस बारे में पूछा जा रहा है, उसको समझना चाहिए और हमें उसमें देखना पड़ेगा कि कौन से मुकाम पर है, कौन से वक्त है प्रोग्राम, टाइमिंग क्या है, ये सब हमें समझना चाहिए और उससे पैगाम क्या दिया जा रहा है, यानी वो किस पर मबनी है, किस लिए वो प्रोग्राम है, तो ये हमको समझना चाहिए। बहुत से ऐसे एडवर्टाइज आते हैं। तो चलें अब एक मिसाल देखते हैं, उसके बाद एक हमें हल करने की कोशिश करते हैं। ओके। अब बच्चों आप देखिए इश्तिहारात को बगौर आपको उसको मुशाहिदा करना है, आप गौर से देखिए इसको, इसी के ऊपर आपको मबनी सवालात पूछे जाएंगे। गौर से देखिए इसको और इसके अंदर जो लिखा है इसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए आप भी पढ़ें और मैं भी पढ़ता हूं, आप सिर्फ गौर से समझने की कोशिश कीजिए। दिल दहलाने वाला बच्चों का ड्रामा, संदूक के शैतान से राजकुमार की लड़ाई, देखने के लिए जरूर तशरीफ लाएं। देखिए दिल दहलाने वाला बच्चों का ड्रामा है, संदूक का शैतान है, किससे लड़ाई है, संदूक के शैतान से राजकुमार की लड़ाई। क्या है, चुड़ैल के घर में शहजादा। देखिए फिर चुड़ैल शहजादा कब है, ये ड्रामा कब है, आज बरोज इतवार, आज बरोज इतवार बतारीख 22 दोपहर 2 बजे। देखिए टाइमिंग भी गौर करें, कहां पर मौजूद है, मुकाम कौन सा है, उर्दू घर ड्रामा हॉल नांदेड़ शहर में। कहां पर है, उर्दू घर ड्रामा हॉल नांदेड़। अब देखिए इसका ड्रामा निगार कौन है, किसने ड्रामा बात ये होगी, हमें सबसे देखना है कि ये किस बारे में है, उसके बाद ये कौन सी जगह है, कौन से टाइमिंग पर है, कौन से शहर में है, कौन कौन इसमें कलाकार होने वाले हैं और वहां पर हमें क्या मिलने वाला है। ये चीजें हमें गौर करनी होगी हर इश्तिहारात के अंदर। अब देखिए इश्तिहार, देखिए इसमें हर एक बच्चे को आइसक्रीम दी जाने वाली है, वो भी मुफ्त, फ्री में दी जाने वाली है। और आप इस ड्रामे के लिए टिकट कहाँ से हासिल कर सकते हैं, टिकट का मरकज कौन सा है, कला मंदिर। कला मंदिर कोई एक जगह है, सुबह 9 बजे से आप वहां जाकर इसका टिकट ले सकते हैं। तो आप ये गौर से समझ गए सब। अब देखिए इसके ऊपर कुछ मबनी सवालात है आपके लिए, उन सवालात को आपको हल करना है। हाँ चल देखिए प्यारे बच्चों, ये किस बात का इश्तिहार है, अब मैं पढ़ रहा हूं, आप देखें। पहला है जादूगर का, दूसरा है चुड़ैल का, तीसरा है ड्रामे का और चौथा है मुकालमे का। यस, ये इस्तेमाल किसका है, ड्रामे का। तो सही मुतबादिल कौन सा होगा फिर, मुतबादिल नंबर 3। यस, तो आप जवाब इस तरह से हल करेंगे ना एग्जाम में। देखिए इधर मुतबादिल नंबर 3 को इस तरह से फिल करेंगे आप इस राउंड को। हाँ ये जरूर करना है। और याद रखें कि जो राउंड है ये बिल्कुल आपके पेन उस राउंड से बाहर ना जानी चाहिए, समझ गए। ओके। हाँ उसके बाद दूसरा सवाल देखें बच्चों कि बच्चों की ज्यादा तादाद में शिरकत के लिए कौन सी तरकीब का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कुछ तो भी ऐसा सोचा है कि जिससे बच्चे ज्यादा आ जाएं। तो उन्होंने क्या किया, देखिए पहला सवाल, पहला ऑप्शन माफ करें, इतवार का दिन सोचा, या दूसरा सुबह का वक्त लिया उन्होंने, या चुड़ैल की तस्वीर बताई, या फिर उन्होंने सोचा कि हर बच्चे को मुफ्त आइसक्रीम दी जाए। हर बच्चे को मुफ्त आइसक्रीम दी जाएगी।
हाँ, ये तरकीब सोचिए। अब मुझे बताइए कि आपको मुफ्त की आइसक्रीम मिलेगा तो कौन नहीं खाना चाहेगा? सभी जाएंगे ना। तो इस इश्तिहारात में हर बच्चे को मुफ्त आइसक्रीम दिए जाने का जिक्र है और यही उन्होंने तरकीब सोची है। तो चौथा मुतबादिल यहाँ पर सही होगा। अच्छा, अब ये ड्रामा किसने लिखा है? नंबर 1 अब्दुल राफे, फिरोज खान रशीद, नंबर 3 शहजादा और चौथा है राजकुमार। तो इसका सही मुतबादिल कौन सा होगा? फिरोज खान रशीद। जी हाँ, ये ड्रामे के राइटर कौन है? फिरोज खान रशीद। तो ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से बच्चों आपको और एक इश्तिहार बताया जाएगा, उसको आपको गौर से पढ़ना है और उसके सवाल के जवाब आपको देने हैं। चलिए, आप देख रहे हैं इस इश्तिहार को, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं? यस सर। क्या क्या नजर आ रहा है मुझे बताइए इसमें। बैग, एक बैग खरीदने पर। जी, अब देखिए, अभी क्या है, खुशखबरी ऊपर से पढ़ते हैं हमें से, आप देखें गौर से। खुशखबरी, खुशखबरी क्या है? खुशखबरी कि रोशन बैग सेंटर औरंगाबाद, जहां पर बैग तकसीम होते हैं, जो बैग की जो दुकान है, वहां पर क्या है, तलबा और सरप्रस्त हजरात मुतवज्जे हों, यानी बच्चों और उनके वालिदैन मुतवज्जे हो जाए, यानी ध्यान दीजिए कि रोशन बैग सेंटर औरंगाबाद में आपके लिए हर बच्चे की पसंद और मजबूत बैग को एक तो बैग मिलने वाला है। और क्या है, देखिए उसके अंदर क्या लिखा है, मैरी कंपनियों के उम्दा और हमा अकसाम के मजबूत और खूबसूरत बैग का वाहिद मरकज। यानी वो, यानी जितनी भी कंपनीज के बैग बनते हैं, तमाम कंपनी के बहुत उम्दा बैग और हर किस्म का मजबूत और खूबसूरत नजर आने वाला बैग कहाँ पर मिलते हैं? हमारी दुकान पे। क्या है उस दुकान का नाम? मतलब वो बताया जा रहा है उसके अंदर, रोशन बैग सेंटर औरंगाबाद में। और उन्होंने क्या रखा है, तरकीब क्या सोची है? उन्होंने ये एक बैग खरीदने पर एक बैग मुफ्त। हाँ, उन्होंने ये सोचा है कि भाई चलो बच्चे अगर एक बैग, इससे क्या होगा कि उनके ज्यादा बैग फरोख्त होंगे, लोग उनकी दुकान पर आएंगे। तो अब बच्चों कहाँ पर, उसका पता कहाँ पर है उस दुकान का? देखिए पता, रोशन बैग सेंटर, रोशन गेट, औरंगाबाद। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा। उसमें क्या लिखा गया है कि जल्दी करे, सिर्फ 8 दिनों के लिए। और नीचे क्या दिया गया है कि सिर्फ मखसूस कंपनी के बैग पर ही रियायत दी जाएगी। ये देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट है ना, यानी कुछ ऐसी कंपनीज है जिसके ऊपर ही आपको छूट दी जाएगी, यानी वो उस कंपनी का आप बैग खरीदते हैं तो आपको एक बैग उस पर मुफ्त मिलेगा। और क्या कहा गया है कि जल्दी करें, सिर्फ 8 दिनों के लिए ये स्कीम है, इसके बाद आपको मिलेगा कि 8 दिन के बाद जाएंगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से आपको एक एडवर्टाइज आता है, आप पॉम्पलेट देखते होंगे ना, आपके आपने पॉम्पलेट देखा होगा ना कि रास्ते से चलते हुए भी कोई दे जाता है, या फिर आप बस स्टैंड पे देखते होंगे, या पेपर्स में आते हैं। इस तरह से एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे आते हैं, है ना। तो बच्चों आपने इसे गौर से देख लिया, समझ लिया, इसमें जगह को समझ लिया, कौन सी जगह है। चलें अब इसके ऊपर मबनी सवालात देखते हैं। चलिए मुझे बताएं कि ये जो एडवर्टाइज था, ये जो इश्तिहार था, इसमें बैग की खरीदी का क्या तरीका है? अब देखिए क्या खरीदा था, तरीका क्या है खरीदी का, कि एक बैग खरीदने पर एक बैग मुफ्त, पहला। दूसरा है मखसूस कंपनियों का बैग खरीदने पर दूसरा बैग मुफ्त। तीसरा है सिर्फ बच्चे आकर खरीदे तो एक बैग मुफ्त। या चौथा है हर कंपनी का बैग खरीदने पर एक बैग मुफ्त। कौन सा सही रहेगा हर बच्चों? कंपनी का एक बैग खरीदने पर एक बैग मुफ्त। हाँ, नीचे देखिए, देखें गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा वो ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर 2 देखें, ऑप्शन नंबर 3 देखें, ऑप्शन नंबर 4 देखें। आपको देखिए इश्तिहार के नीचे एक स्टार से एक नोट दी गई थी, क्या दी, कि सिर्फ मखसूस कंपनी के बैग पर ही रियायत दी जाएगी। यह देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर, यस। इस तरह से आपको
इसी तरह से आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या खास बात ये रहेगी, हमको यहाँ पर थोड़ा, नंबर 4। जी देखिए आप मेरी बात सुनिए पहले बच्चों, आपको यहाँ पर बहुत कंफ्यूज किया जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये भी तो सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, आपको चारों ऑप्शन सही नजर आने लगेंगे। लेकिन आपको वहां पर ध्यान देना है, जोर लगाना है अपने दिमाग पे, और इश्तिहारात में गौर से पढ़ना है कि क्या सही होगा, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है सिर्फ मखसूस कंपनी के बैग पर ही रियायत दी जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है ऑप्शन, इस इश्तिहारात में बैग की खरीदी का क्या तरीका है कि एक बैग एक खरीदने पर एक बैग मुफ्त, ये तो है। लेकिन उसमें और उन्होंने एक नोट लिखी थी नीचे, क्या लिखा था, नंबर 2 कि मखसूस कंपनी का बैग खरीदने पर दूसरा बैग मुफ्त दिया जाएगा। तीसरा है सिर्फ बच्चे आकर खरीदेंगे तो एक बैग मुफ्त मिलेगा। ये चौथा है हर कंपनी का बैग खरीदने पर एक बैग दिया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहा? ऑप्शन नंबर 2। यस, वेरी गुड, है ना। कौन सा? मखसूस कंपनी का बैग खरीदने पर आपको एक दूसरा बैग दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि कुछ ऐसी मखसूस कंपनियां हैं कि उसी के ऊपर आपको छूट दी जाएगी, रियायत दी जाएंगी, बाकी पे दूसरों पर नहीं मिलेगी। समझ में आया आपको? यस। अब दूसरा ऑप्शन देखें, बैग यानी किस ये, है? हाँ बताइए, बैग किस किस्म का है? पहला खूबसूरत, खुशनुमा, मजबूत और उम्दा। ऑप्शन नंबर 3। नंबर 1। नंबर 3। देखिए खूबसूरत आएगा। क्या आएगा ऑप्शन नंबर 1? खूबसूरत आएगा। हाँ, आपको यही तो, देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन यहाँ पर आप देखें प्यारे बच्चों, पीछे हम एक बार इश्तिहारात की तरफ जाते हैं। देखिए आप पढ़े, आप गौर से देखें इसके अंदर, मजबूत और खूबसूरत बैग, देख रहे हैं आप? हाँ, तो यही आपको गौर करना रहेगा और सवालात को हल करने होंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3, इश्तिहार में दी जाने वाली रियायत कब तक है? रियायत यानी छूट कितने दिनों तक है, कब तक छूट है? नंबर 1 8 दिन तक है, नंबर 2 हर वक्त है, नंबर 3 मखसूस दिन है, या नंबर 4 हर 8 दिन में है? आप बताइए मुझे कब तक है? मखसूस दिन, हर वक्त, हर वक्त। अच्छा, नहीं, 8 दिन। 8 दिन के लिए है, सिर्फ 8 दिनों के लिए। देखिए यहाँ पर पढ़िए, आप देखिए गौर करें, जल्दी करें, सिर्फ 8 दिनों के लिए पढ़ रहे हैं आप? हाँ। यही हाँ, तो प्यारे बच्चों आपको यही इश्तिहारात को गौर से पढ़ना होगा और आपको समझना होगा, वक्त देखना होगा कितने दिनों के लिए है। इसी के ऊपर आपको फिर मबनी सवालात मिलते जुलते जवाब दिए जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अरे चारों भी सही है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक सही होगा। समझ गए आप? 8 दिन। यानी कौन सा ऑप्शन सही रहा फिर? 8 दिन। 8 दिन, वेरी गुड। तो चलें बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने आज क्या क्या सीखा? हमने क्या क्या सीखा? देखिए सबसे पहले हमने, हाँ क्या क्या सीखा हमने आज? सवालात सीखने, नज़्म के इक्तिबास सीखे, ओके, उसके बाद जुमलों के इक्तिबास सीखे। हाँ देखिए मैं बताता हूँ बच्चों, सबसे पहले हमने सीखा कि इक्तिबास पे मबनी है, यानी एक पैराग्राफ पे मबनी कुछ सवालात पूछे जाएंगे, उसे हल किया हमने। उसके बाद नज़म पर मबनी सवालात हमने हल किए, और तीसरा नंबर 3 हमने इश्तिहार पे मबनी सवालात को हल किया। तो क्या आप समझ चुके हैं इसको? यस सर। बच्चों इसी तरह से आपको इम्तिहान में कोई 2 आएंगे, इन तीनों में से कोई 2 पूछे जाएंगे, याद रखें, ठीक है। और आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने दिमाग पर जोर लगाना होगा और जो इख्तिबार दिया जाएगा उसको समझने की कोशिश करनी होगी, और उसके मतलब को समझकर फिर उन नीचे के 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को चुनना होगा। समझ गए आप सब लोग? यस। तो चलें फिर हम घर काम की तरफ जाते हैं। ये देखिए, एक घर काम में आपको एक नज़म दी जा रही है, उस नज़म को आपको पढ़ना रहेगा और उस पर मबनी 3 सवालात को हल करना होगा। सबसे पहले बच्चों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, सब लोग ले लें, घर काम की स्क्रीनशॉट ले लें। सब लोग ले लीजिए।
ले लिया सर। अब देखिए इसके बाद दूसरे पेज की भी ले लीजिए, उसके ऊपर मबनी सवालात, इसे आपको हल करने होंगे। ओके। ये सवालात आपको हल करने हैं, उस इख्तिबास को पढ़ना होगा, उस नज़म को, और ये इन 3 सवाल को हल करना होगा, और आपको आपके टीचर्स के साथ इसे शेयर करना है और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे इसे सेंड करना है। करें सब लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर से आप ये पहले पेज की भी ले लीजिए, अगर किसी ने अगर अभी तक नहीं लिया होगा तो। ले लिया सर। ओके, उसके बाद ये दूसरे पेज की भी अगर नहीं ले पाए हो तो जरूर ले लें। हाँ, चलिए प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सबक समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप स्कॉलरशिप के पेपर में दिए गए इख्तिबास, जो भी इख्तिबास और नज़म दी जाएगी या इश्तिहारात दिया जाएगा, आप आसानी से उसे हल करेंगे। तो चले फिर, अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, महफूज रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खूब पढ़ाई करें।